नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। सलमान अख्तर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि कुछ तो मैं भी डरा डरा सा था और कुछ रास्ता नया सा था। कोरोना वायरस को लेकर दिन भर जो खबरें आती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमारी समझ इस वायरस के बारे में लगातार बढ़ रही है, बदल रही है और हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही दिन से कुछ लोगों को इस बात के बारे में चिंता है कि इसकी वैक्सीन कितने दिनों में आ जाएगी। उसके बारे में भी हम सब जानते हैं कि लगातार जो खबरें आती हैं वो हमें बताती हैं कि अभी इसमें थोड़ा समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके बारे में जो प्रामाणिक और जो तथ्यपरक जानकारी है वो कहाँ से मिले। सरकार इस ओर लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाई जा रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और ये छोटी सी ऑडियो विजुअल आपके लिए। दिसंबर 2019। किसे मालूम था कि सन 2020 आने से पहले मानव जाति के सामने सबसे बड़े संकट की आहट आ चुकी होगी। शुरुआत में कोरोना को लेकर ज्यादा हलचल नहीं हुई क्योंकि ये एक नया वायरस था, लेकिन धीरे धीरे वुहान और वहां के हालात से सारी दुनिया वाकिफ हो गई। तब से अब तक लगभग 200 देशों में कोरोना का संक्रमण अपना असर दिखा चुका है। भारत उन चंद देशों में से एक है जहां वक्त पर कदम उठाने से इसका संक्रमण नियंत्रित हो सका और स्थिति काबू से बाहर नहीं हुई। देश में 25 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन अब 31 मई तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। ज्यादातर लोग लॉकडाउन में घर में रहे, मास्क पहना, 2 गज की दूरी रखी और हाथों की स्वच्छता पर ध्यान दिया। कुछ एक मामलों को छोड़कर सभी जगह लॉकडाउन का पालन होने से हालात नहीं बिगड़े। तीसरे लॉकडाउन से ही कुछ रियायतें दी गईं। अब चौथे लॉकडाउन में राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने हालात के हिसाब से ढील तय करें। धीरे धीरे हमें काम पर लौटना है, लेकिन कुछ नई चीजों और नए व्यवहार के साथ। कोरोना ने इंसान की दुनिया बदल दी है। जब तक कोरोना है, हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। अब यह बदला हुआ व्यवहार, तौर तरीके, न्यू नॉर्मल यानी नया सामान्य व्यवहार होगा। नई आदतें, नया व्यवहार, कोरोना के लिए यही हथियार। इतनी जल्दी इतना सब कुछ और हम ही क्या, पूरी दुनिया बदल जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा था। आज के इस कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनका परिचय हम कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, आप हेड एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज ICMR से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर यतिन मेहता, आप चेयरमैन क्रिटिकल केयर मेदांता द मेडिसिटी से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर RK चड्ढा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और इस कार्यक्रम के दौरान जिस टेलीफोन नंबर पर आप फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे इन विशेषज्ञों से, वो नंबर आप नोट कर लें। वो नंबर है 011-2309-7532। और कोरोना के इस काल में एक अच्छी खबर हम सब ने कल सुनी, जब हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। और जब उन्होंने कल ये कार्यभार संभाला तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, आइए उनको सुनते हैं। I feel deeply honored to have the trust and faith of all of you. India and all my countrymen too feel privileged that this honor has been bestowed upon us. When India decides, it performs. We eradicated smallpox and polio in our country at a time when there was abject poverty. More recently, we faced with the threat of COVID-19 in a proactive and preemptive way with unmatched scale and determination. My personal motto is to protect the health of those without wealth. That is also one of the core philosophies of WHO. Friends, today has been a great honor for me. With this personal honor, I also feel a deep sense of personal responsibility.
भारत के स्वास्थ्य मंत्री अब चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO के, तो उनको बधाई और शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, सबसे पहले जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर जो नई गाइडलाइन है वो क्या है, ज़रा विस्तार से हमें समझाइए। आप सभी को पता होगा कि शुरू में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये एक ही दवा के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही थी जी, उस वक्त नेशनल टास्क फोर्स ने ये सोचा कि इसको उसी टाइम पे एक पब्लिकेशन आया जी, जिसमें ये पता चला कि ट्रीटमेंट के लिए छोटा सैंपल साइज था, कम लोगों के ऊपर ये काम किया गया था, उनको छोटे सैंपल साइज में उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्लोरोक्वीन, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये जो दवा है, ये दवा ये कोरोना के खिलाफ काम करती है। इसकी मालूमात थी लैब में अगर बाहर लेके करे तो जी। दूसरा उसमें ये पता था कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, यानी शरीर की प्रतिकार शक्ति के ऊपर भी कुछ ऐसे असर कर सकती है जिसके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया कि हम इसको डॉक्टर्स और जो लैब कंफर्म केस के कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा, उनको हम ये दवा देके ये एक्सपेरिमेंट कर पाए कि क्या उनमें बीमारी लगने का चांस कम होगा क्या। अब जब ऐसी किस्म का टाइम होता है जहां आउटब्रेक बहुत यानी तेज़ी से फैल रहा है और सब तरफ निराशा होती है जी, तो उसमें सबसे अच्छे ढंग से प्रूव करने का जो तरीका होता है, जिसको हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना उतना ही कठिन जाता है। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि ये रिसर्चेबल प्रोडक्ट करके ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को देख रहे हैं, तो लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। और फिर आपको रैंडमाइज करना वो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग आपको बोले भी ना वो तो मार्केट में का प्रोडक्ट है, वो तो खाएंगे। तो RCT करना इतना ही चैलेंजिंग था, उसका सैंपल साइज आने को टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, दो ढंग से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ किए। एक एम्स में स्टडी हुई जिसके अंदर उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग एम्स में जो काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोग वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले ही रहे थे। अब उनमें जब देखा गया तो उनमें ऐसे देखा कि इनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट यानी अच्छे नंबर्स में, अच्छे मात्रा में जो लोग ले रहे थे उनको बीमारी लगने का चांस कम है, ऐसे दिख रहा है। हमने केस कंट्रोल स्टडी करके एक स्टडी की, उसमें हमको ये पता चला कि इसमें तो जो ले रहा है उसको बीमारी कम लग रही है, लेकिन उसका डोज इफेक्ट भी दिखा कि वो 3 हफ्ते के बाद में उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मायना क्या हुआ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से कुछ फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन हमको 2 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये दवा जो है इसको भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट हार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत होने का भी डर हो सकता है जी। वो इंसान के देखने की जो क्षमता होती है वो रेटाइना से रहती है, उसके ऊपर भी असर हो सकता है जी। इसलिए ये दवा कोई भी इंसान अपने मन से कभी नहीं लेना है। तो लैंसेट में यही कुछ बातें आई हैं क्या? नहीं, लैंसेट में जो ट्रायल अभी जो पब्लिश हुई वो ट्रीटमेंट के लिए थी। हम जो ट्रायल की बात कर रहे हैं वो फेल हो गई, ट्रीटमेंट की जो ट्रायल थी वो। अच्छा, लेकिन ये ट्रायल के अंदर जो हमको इसमें जो केस कंट्रोल स्टडी में दिखाई दिया जी, उसमें हमको प्रोटेक्शन दिख रहा है। लेकिन सबको एक उसको इंटरप्रेट करते वक्त ओवर इंटरप्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स या जो उसमें स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो जब आईसीयू में जाते हैं वो पीपीई पहन के भी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के होते हैं। तो ये क्या ये असर ज़्यादातर उन्होंने जो बायो सेफ्टी रखी उसकी वजह से हुआ क्या, या इसकी ये वजह हम से? टीज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, वो तो स्टडी चालू है। लेकिन हमको सबसे पहली बात समझना क्या पड़ेगा कि ये गाइडलाइन को हम बनाते वक्त हम या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन रखे या निकाल दे, ये माइंडसेट में हम जा रहे थे। एक पता चला कि हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है कि इसका असर नहीं होता, तो जो पुराना है वो चालू रखिए
जो पुरानी गाइडलाइन थी उसको चालू रखिए। उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क किया गया कि सिर्फ डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं जी। उनको छोड़ के भी जो अभी मीडिया में दिख रहा है कि पुलिस पर्सनल है, सीआईएसएफ के जवान जी हैं, हाँ। उनको भी उतना ही एक्सपोजर हो रहा है ऐसे दिखता है, तो उनको भी वो ले सकते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन ये जनरल गाइडेंस नहीं है, डॉक्टर ने दिए बगैर लेना नहीं है। ये गाइडेंस दिखा, इसका मायना ऐसे नहीं समझना है लोगों ने कि मैं क्लोरोक्विन, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा लूं तो मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सेफ डिस्टेंस भूल जाऊं, मैं हाथ साफ ना धोना धोऊं। भूल जाऊं। अच्छा। ये इसका मतलब नहीं है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं आनी चाहिए। अच्छा। और आम आदमी ने लेने के लिए ये दवा नहीं है। जहां ज्यादा एक्सपोजर है हाँ। उनके लिए ही हम रिकमेंडेशन नहीं बोल रहे हैं, ये फाइंडिंग है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टडीज, उसके ऊपर अभ्यास अभी भी जारी है, उसको हम वापस नहीं ले सकते। जी, मैं डॉक्टर यतीन मेहता के पास भी आना चाहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ और पूछता चलूँ, क्योंकि आपने हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल, हमारे पुलिस का भी आपने जिक्र किया। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आप ये भी ज़रूर चर्चा में शामिल करें कि मीडिया में जो लोग हैं जिनका एक्सपोजर है, जो कवरेज कर रहे हैं इस तरह की, जो बाहर निकल रहे हैं, इसके अलावा जैसे अब बहुत सी दुकानें खुल रही हैं तो वहाँ शोरूम्स हैं जहाँ बहुत फुटफॉल होगा, बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? अब मजाक तो कर रहा हूँ, वो इसका मतलब क्या है, मीडिया वाले लोग हम पे या इनके ऊपर शक कर रहे हैं कि हम वो ना सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं ना कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इतना रिस्क जितना हम परसीव करते हैं ना। जी। डॉक्टर साहब तो आए हैं, वो तो साइकेट्री की बात करेंगे। जी जी। रिस्क परसेप्शन जो होता है ना, वो सही रिस्क जितनी होती है उससे कई गुना ज़्यादा होता है ना। तो हम डर के मारे ना ऐसे सोचना शायद सही नहीं रहेगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन वो जो आप बोल रहे हैं कि कोई स्टोर में उसको करना पड़ेगा, क्या ये करना मेरे हिसाब से बराबर नहीं रहेगा। ये इसलिए नहीं रहेगा कि उन्होंने सादी प्रिकॉशंस भी फॉलो करी, तो उनको दवा और उसके साइड इफ़ेक्ट लेने का क्यों चांस लेना है। आप अगर वो 2 गज का फासला रखते हैं, वो अंदर आने वाले लोगों की संख्या कम करते हैं, अपने हाथ और मुंह ये उसको साफ सुथरा रखें जी। और सबसे बाद में मास्क पहन के रहें, आने वाला आदमी भी मास्क पहन रहा है, आपको इतना डर क्यों है? क्योंकि आप एक समझ लीजिए, ये बीमारी इतने आसानी से फैलती थी जी। तो आज तो पता चलता था कि सारे दिल्ली में बीमारी हो गई, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हवा में से लगती है। ऐसे तो है नहीं, लेकिन हमको प्रिकॉशंस फॉलो करना है। आपकी बात से शायद कुछ लोगों को अगर ऐसा ये फीलिंग आए कि वो आप ये कह रहे हैं कि बाकी किसी को लेने की जरूरत नहीं, तो लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं ऐसे लोगों के, तो ये एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। तो किसी के मन में ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि शायद उनके लिए मना कर रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो स्पष्ट बात समझने की, और वो सबके लिए गाइडलाइंस लागू होती हैं जो हम सब जानते हैं। फिलहाल त्रिपुरा से स्नेह एक दर्शक हैं, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछिए आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध यह है कि जब भी प्रश्न करें अपने टीवी सेट से दूर हो जाएं और फिर फोन पर आप प्रश्न कर सकते हैं, वरना हमारी आवाज पहुंचने में वक्त लगता है और आपकी आवाज आने में वक्त लगता है। जी। अभी तो जो देखा जाता है कोरोना वायरस पॉजिटिव का कोई सिम्टम नहीं देखा जाता है, लेकिन उसका जो फैमिली है ना जी, वो लोग तो पेशेंट का साथ रहता है ना, तो इसका कितना रिस्क है होना के लिए ये जी। किसी को शक है और अगर उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं तो उनको कितना खतरा है? डॉक्टर गंगाखेड़कर। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं, अभी तक जो भी नजर आ रहा है समझो मुझे अगर बीमारी हो गई और मेरे साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स आए हैं उनमें उनको मैंने जांच लिया। जी। अगर जांच लिया तो मुझे क्या पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी की वजह से
1.5 या 2 आदमियों को बीमारी लग सकती है। इसका मायना वो क्या हो गया कि वो बहुत लोगों को बीमारी लगेगी ऐसे समझना शायद बराबर नहीं रहेगा, एक चीज़। दूसरी बात, हम बार बार सबको क्या कह रहे हैं, हर इंसान ने ऐसे समझना है कि या तो मुझे बीमारी हुई है, मैंने दूसरे को नहीं देना है, सामने वाला जो इंसान है उसको भी शायद बीमारी लगी होगी, मैंने उसके बहुत नज़दीक नहीं जाना है जी। ये। और जब हम जाते हैं तो मैंने मास्क पहना है क्या, 6 फीट का डिस्टेंस रखा है क्या, ये अगर मन में अगर हमने ठान लिया तो वो आप वही घर में भी रहें तो भी आपको उतना खतरा जितना महसूस हो रहा है वो उतना खतरा नहीं है। लेकिन मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ सर के तरफ कि हमको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क परसेप्शन जो जब डर पैदा होता है ना, डर सही मानों में जितनी रिस्क है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। हमारे दिल के ऊपर काबू रखना पड़ता है, दिमाग के ऊपर काबू रखना पड़ता है, हर चीज़ का डर। मैं आपको और थोड़ा डराने के लिए बोलता हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स है कि एक आध इंसान लेफ्ट साइड से रास्ते से चल रहा है तो भी उसको पीछे से आके ट्रक ने उड़ाने का चांस, ट्रक या कोई गाड़ी ने, वो 2% होता है। तो क्या हम बार बार ऐसे पीछे मुड़ के जाते हैं क्या? नहीं, उसको हम समझ रहे हैं बराबर, लेकिन ये जो डर इनविजिबल है वो उसको इतना बड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ याद क्या रखना है, रैशनल डर रखो, समझबूझ के डर रखो, जो आपको सावधानियां बोले हैं वो सावधानियां पालो, वो डर आपके दिमाग पे हावी मत होने दो। लेकिन जो करना है वो 2 गज की दूरी, वो हाथ साफ रखना, मुंह को हाथ नहीं लगाना, नाक को हाथ नहीं लगाना और मास्क पहनना, ये 3 चीज़ें करना। ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा लोग जमा होते हैं उस जगह जाने का टालना है। ये कौन सी बड़ी तो डिफिकल्ट डर और सावधानी का फर्क हम सबको समझना है। सर शायद ज़्यादा अच्छा बताए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पूरा राउंड इसी बात पर जरूर अभी करते हैं। डॉक्टर मेहता, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो बात है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इलाज के तौर पर इसका? क्योंकि पूरी दुनिया में और सबको मालूम है कि कौन कौन जो ख़ास लोग जो हैं इसका सेवन कर रहे हैं, और चर्चा में फिर ये बात आती है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया इन मामलों में सबसे फिर आगे निकल जाता है और वो सबके लिए इस तरह की बातें आने लगती हैं। आपका अब तक का क्या अनुभव है, कि क्या देखा है आपने? मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बोलूं उसके पहले 2 लफ्ज़ में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे डॉक्टर्स और सारे देश की तरफ से। हमें बड़ा गर्व है हिंदुस्तान में वो बने, वो WHO के चीफ। अच्छा, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ICMR की गाइडलाइंस आई थी जब शुरू हुआ था ये कोविड का, कि वो देना चाहिए एरिथ्रोमाइसिन के साथ वो रिकमेंडेशन था। वो हम लोग अभी तक तो देते रहे हैं एज थेरेपी जी, ट्रीटमेंट। लेकिन वो लैंसेट में बड़ा भारी पेपर अभी आया है जी, कि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा 1 लाख मरीज के करीब मरीज उन्होंने देखे उसमें। हालांकि वो रेट्रोस्पेक्टिव था, मतलब पीछे जो केसेस हो चुके हैं वो पूरे दुनिया के देशों से उन्होंने निकाला था जी। 1 लाख के करीब 96,000 मरीजों में देखा था कि जिनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया था शायद उनमें ज़्यादा मौत हुई थी उनकी जी। लेकिन ये डॉक्टर साहब भी जैसे बता रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी होता है उसका वेटेज डिफरेंट होता है, कम होता है। प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो कहते हैं उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो वो नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो प्रोफिलैक्टिक कि जो एक्सपोजर हुआ, जैसे डॉक्टर्स का जो ट्रीट कर रहे हैं इन मरीजों को, और या हेल्थ केयर वर्कर्स या जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स में अब एक्सटेंड किया है ICMR गाइडलाइंस, उनके लिए जो हुआ है वो स्टडीज़ पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं अभी ये कहूँगा कि इतने स्ट्रॉन्ग अभी स्टडीज़ हैं नहीं कि जो बिल्कुल कन्विंसिंगली साइंस में कह सके कि वो लेने से वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर गंगा खिटकर ने बताया बिल्कुल ठीक है कि इसका मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको जो PPE जो करना है, ग्लव्स पहनने हैं, सेफ डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, वो सारा बिल्कुल ज़रूरी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो सकता है एडिशनल थोड़ा बेनिफिट मिले, लेकिन ये वो रामबूटी नहीं है, कवच नहीं है कि जो आपको बिल्कुल बचा देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिलहाल उमेश हैं इंदौर से टेलीफोन लाइन पर। उमेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताइए।
उमेश जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं बताइए। क्या आप लाइन पर हैं, हमें सुन रहे हैं? कई बार बड़ा समय लगता है आवाज पहुंचने में, इधर से उधर और उधर से इधर। काफी समय हो गया, फिलहाल लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं है। डॉक्टर चड्ढा जी, जो बात डॉक्टर गंगा खेड़कर ने भी रखी, डर, तो डर एक तो उनमें जिन्हें अभी कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें संक्रमण नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि कोरोना काल में रह रहे हैं तो कभी ये बीमारी ना लग जाए। दूसरी तरफ आप कोरोना या कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, आप उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किस तरह का मानसिक दबाव रहता है। क्या अनुभव आपने, क्या देखा है, वो किस तरह के डर से जूझ रहे हैं? देखिए, कोई भी सीरियस बीमारी होती है, सीरियस बीमारी का मतलब है कि कोई बीमारी जिसमें डेथ्स होने का रिस्क होता है, तो ऐसे में रोगी में डर होना एक लॉजिकल बात है। पर यहाँ पर हमने ये देखना है साथ में, क्योंकि रोगी जो है कोई भी है वो एक नेगेटिव इवेंट को ज़्यादा देखता है कि और एक और ख़ास बात है कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं 70-80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। पता सिर्फ उसके बारे में चलता है जो सीरियस हुआ, जो अस्पताल में एडमिट हुआ। तो उस कारण से जो है ना, एक बार कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके अंदर डर एकदम से बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो पर यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो सीरियसनेस है और जो फैटेलिटी है उसका रिस्क बहुत कम है, उसका रिस्क 1%, 2% उस रेंज में है। तो उस डर का जो है एक एजुकेट करना, रोगी को एजुकेट करना कि ये इसमें ज़्यादातर केसेस के अंदर रिकवरी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। तो डर को कम करने के लिए वो तरीका जो है कि वो यूज़ किया जाता है, वो बताया जाता है कि काउंसलिंग करना, समझाना। तो ये चीज़ें जो हैं कि ये हेल्पफुल रहती हैं। और दूसरा है कि हर समय जो है कि अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो डर को बढ़ाएगा। तो उसमें जो है कि जिस समय तो अपने समय का एक रेगुलर रूटीन रखना, समय पे खाना लेना, सोशलाइज करना, बाकी जो है कि क्योंकि इसमें रोगी को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, तो आइसोलेशन में एक तरह से आप एक सोशली और आप एक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं। तो सोशल एक्टिविटीज़ को रिटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए है कि उसके पास जो है कनेक्टिविटी रहे, जैसे आजकल तो मोबाइल फ़ोन से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। अब विजिट्स भी डॉक्टर्स के और नर्सेज के विजिट्स भी ऐसे केसेस के अंदर कम होते हैं क्योंकि आइसोलेट किया हुआ है। तो उसमें है कि व्हाट्सएप है, फ़ोन है, तो उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग जो है कि उस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है। और साथ में है कि आप अपने को एंगेज रखें कि कुछ रीडिंग कर सकते हैं या कुछ और इस तरह से, डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन किस तरह की है। अगर एक आदमी बहुत ही सीरियस हो गया है उस सिचुएशन में तो डिफरेंट की योर ऑन से ऑक्सीजन या और सपोर्ट पर है, पर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि जो इस टाइप के सपोर्ट पे हो। ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको एक ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम से ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका ठीक रहे, आपकी सीरियसनेस नहीं हो। तो वैसे केसेस के अंदर एक जो रेगुलर रूटीन रखना जी, अपने को सोशल कांटेक्ट, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, एक डर ये भी रहता है कि मैं किसी और को बीमारी ना दे दूं, है। तो ये सब चीज़ों और एक बड़ी खास चीज़ है इसके अंदर कि इट्स नॉट ए वेरी लॉन्ग इलनेस है, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू से सिम्टम जो है 8 दिन 10 दिन मतलब इतना पीरियड ही रहेंगे, उसमें रिकवरी हो जाएगी। तो ये जब वो शुरू में ही जाते हैं उनको मालूम है करीब कितने दिन वहाँ रहना पड़ता है उनको? 14 दिन, 20 दिन, कितने दिन? 10 से 12 दिन का जनरली टाइम है। जनरली एक बार आपको 3 दिन 4 दिन फीवर नहीं है तो उस केस में आप नए रिकमेंडेशंस में तो उनमें डिस्चार्ज किया जा रहा है कि एक उसके अंदर। किस तरह के पेशेंट्स में आपने पाया कि जिनको ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा तनाव होता है? ज़्यादा स्ट्रेस तनाव तो देखिए किसी में भी हो सकता है, ये तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की भी बात है कि कई लोग हैं कि जनरली वो एंग्शियस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो लोग ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं। तो मेनली उसमें है कि आपको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी साथ में बताना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में से जैसे एक सिंपल प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। प्राणायाम कहें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, सिंपल सांस की एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप 3-4 मिनट तक वो करें, दिन में 3-4 बार के करें, तो वो काफी स्ट्रेस को मैनेज, वो सभी को फायदा होगा, उसका सभी को फायदा होगा। जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, जिनको जरा सा भी तनाव लगे कि परेशान हो रहे हैं, अगर वो डीप ब्रीदिंग करें, गहरी गहरी सांस लें तो उससे फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, सुमित सिंह हैं टेलीफोन लाइन पर। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत।
क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सुमित जी सवाल पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome, सर जी। 2-3 बातें पूछनी थी डॉक्टर रमन से। हाँ सर पूछिए। पहली बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो फंडा है। जी हाँ सर। बोलिए बोलिए सुमित जी। एक तो टेलीविजन सर सेट पहली से यह है कि हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है क्या मेरे ऊपर आके चला गया हो? और दूसरा ये सवाल और क्या जानना चाहते हैं, पूछ लीजिए जल्दी से जी, एक साथ जवाब देंगे, बताइए। हाँ बोल दे। ठीक है जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि जो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो बांग्लादेश के डॉक्टर क्लियर कर रहे हैं, जी। इज दैट अ गुड ट्रीटमेंट फॉर इट? क्या इंडिया में इस पर रिसर्च चल रही है सर? अच्छा जी हर्ड इम्यूनिटी। मैं अगर भूल गया कुछ तो याद दिलवाना। जी जरूर जरूर, मैंने लिख लिया। जी जी, जी। नहीं, सबसे पहले आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, एक हर्ड इम्यूनिटी इस्तेमाल किया जो ग्रुप के लिए होती है। समाज में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और जिसकी वजह से उनको फिर बीमारी होगी नहीं, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जी। लेकिन आप वो पूछते वक्त दूसरा सवाल पूछे हैं कि मुझे क्या पता चलेगा मुझे बीमारी नहीं होगी, वो हिसाब हर्ड इम्यूनिटी में नहीं आएगा। आपको खुद को बीमारी हो चुकी क्या, इसके ऊपर निर्भर रहेगा। अब दो चीज़ें समझना है। ये हर्ड इम्यूनिटी हम बार बार सुन रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी अक्सर जो भी सांस की ये सांसर्गिक बीमारियां जो आती है जी। उसमें हर्ड इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसमें हर्ड इम्यूनिटी इतनी ही अच्छी रहेगी, ये बोल नहीं सकते। अब मैं सादी भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा। जी। समझो एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 70 लोगों को बीमारी हो चुकी है। तो अब जब ये विषाणु आएगा तो उसको दूसरे के शरीर में घुसने के लिए 10 में से 7 बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर जा ही नहीं सकता, उनको बीमारी हो चुकी है। 3 बार उसको चांस मिलेगा कि ऐसे शरीर में जाऊं जिसमें वो बीमारी पहले हो नहीं गई है, इसलिए उसको बीमार करूं। इसको हर्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं। जी। जितना ज़्यादा लोगों को हो गई तो अब तो ये बीमारी फैलेगी हो नहीं। गया। ठीक है जी। लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसी बीमारी, आप सोच लीजिए कि ये बीमारी के बारे में हमको बराबर मालूमात नहीं है। ये सिर्फ 4 महीने की पुरानी बीमारी है और इसमें सबसे बड़ा डर क्या है कि हम इसका जब डेथ रेट, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 1.5% लोग इसमें गुजर जाते हैं। हाँ? जी। मैं अगर ये बोलूं कि 135 करोड़ लोगों में 1.5% लोग गुजर जाएंगे, उसका मैं इंतज़ार करूं तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे मरने वाली संख्या, तादाद जो रहेगी ना, वो किधर के किधर पहुंच जाएगी। हाँ? वो उन्हें करोड़ों में लोग मर गए। ये तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का इंतज़ार करना, हाँ? उससे अच्छा क्या होगा कि हमको खुद को प्रोटेक्ट करना। मैं वो 7 लोगों में जाने के बजाय मैं 3 में रहा भी, हाँ? तो भी मैं अगर वो सेफ डिस्टेंस और ये पाल के खुद की जो वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, मेरे शरीर में जाने का चांस मैंने कम करने की कोशिश करना है। ये विषाणु को थकाना है। हाँ? ये हमने मन में एक ठान लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक। अब रहा सवाल, इन्होंने पूछा कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन। जी। आइवरमेक्टिन की जो दवा है वो अपने यहाँ भी हमने देखा है कि अगर वो विषाणु बाहर, अगर उसको हम लेबोरेटरी में रखें, उसके ऊपर आइवरमेक्टिन अगर डालें तो ये आइवरमेक्टिन की वजह से ये विषाणु बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन आइवरमेक्टिन अकेला इस्तेमाल करने की अगर हम कोशिश करें तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि जैसे कैसे है कि मेरे घर में चूहा घुसा है, हाँ? जी। वो चूहे के 2 बील है। हाँ? अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। बील, हाँ? 2 बील है। हाँ?
अब वो एक जगह से आने के लिए मेरे पास पिंजरा है, वो पिंजरे को वहाँ एक बिल के वो सामने रख दिया, वो आइवरमेक्टिन का पिंजरा है, लेकिन उसको दूसरा भी बिल है, उसको जब तक मैं रोकने के लिए दवा न निकालूं तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, अगर होगी भी तो तब तक मैं सक्सेसफुल होने का चांस कम होते जाएगा। तो ये आज आइवरमेक्टिन का पोजीशन है। रहा सवाल, अब बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों साथ में देके वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो न स्टडी पब्लिश हुई है। मेरा डर एक सबसे बड़ा ये है कि मैंने माइल्ड केसेस में अगर ट्राई किया कि जिनको थोड़ी सी बीमारी हुई है उनमें डिस्चार्ज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, मौत न होने का चांस उतना ही ज़्यादा है। तो जब तक वो पेपर पब्लिश नहीं होता, न्यूज़पेपर के आइटम के ऊपर हमने सोचना बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन ये दवा विषाणु के खिलाफ नहीं काम करती है, ये जीवाणु के खिलाफ काम करती है। आइवरमेक्टिन जो विषाणु के खिलाफ काम करेगा और डॉक्सीसाइक्लिन जीवाणु के खिलाफ काम करेगी, उनके कॉम्बिनेशन से सारे विषाणु जाएंगे, ये सोचना थोड़ा सा फारफेच्ड है, ऐसे हमको लगता है। बिल्कुल ठीक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दौरान लगातार बात होती है अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। उसके लिए आयुष मंत्रालय की कुछ गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं। उन पर बात करने के लिए डॉक्टर नवल कुमार वर्मा जो सलाहकार हैं आयुष में, उनसे हम पूछते हैं और वो हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नवल, हम आपसे ये समझना चाहेंगे आयुष मंत्रालय के क्या दिशा निर्देश हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों सुना था कि गर्म पानी पीजिए, काढ़ा लीजिए, च्यवनप्राश खाइए, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या ये गाइडलाइंस हैं और इनसे क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क आएगा? आयुष मंत्रालय 2-3 चीजों पे काम कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पे जी, और आपकी रक्षा करने। डॉक्टर नवल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। हेलो, अब आ रही है आपको जी आवाज? बिल्कुल, अभी ठीक है जी, बोलिए आप जी। 2 एस्पेक्ट, एक तो रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जी, और एक स्वास्थ्य रक्षक आप गुण बढ़ाने, कहते प्रोफिलैक्टिक। जैसे आपने सुना होगा 4 आयुर्वेदिक दवाइयों का। डॉक्टर नवल, फिर से ऑडियो में प्रॉब्लम, आपकी आवाज टूट टूट कर, रुक रुक कर आ रही है। हेलो, अब क्लियर है? अभी ठीक है जी, बोले आप जी, बताइए। तो एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर, और दूसरा आप क्या कह रहे हैं, बताइए प्लीज। स्वास्थ्य रक्षण करने पे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने पे। ठीक है जी। जैसे आपको बताया गया गर्म पानी पीना है, रेगुलर योगा करना है, अपने खाने में जैसे धनिया और हल्दी और बेसिक चीजें बताई गई, जिंजर वगैरह ऐड करना है जी। फिर आपको आयुर्वेद के बेसिक चीज बताई गई कि आपको किस प्रकार से आयुर्वेद का काढ़ा पीना है। इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आयुर्वेद के काढ़ा पीने के लिए बड़ी बेसिक चीजें इसलिए बताई गई कि वो हमारे ही अवेलेबल है वो चीजें, और हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब 4 आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल परमिशन मिल है, हो रहा है। जैसे मुलट्ठी है। डॉक्टर नवल, फिर से ऑडियो की प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, तब तक हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर यतिन मेहता, इन दिनों बहुत चर्चा में एक बात है मास्क को लेकर, बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में कि मास्क पहनने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और कई लोगों को मतलब इस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं। मास्क कौन सा पहनना चाहिए और उसको पहनते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी को ये समस्या ना हो? देखिए, मास्क डिफरेंट किस्म के होते हैं। जो मेडिकल प्रोफेशन वाले होते हैं उसमें भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। जैसे N95 मास्क हमारे डॉक्टर्स जो डायरेक्टली पेशेंट के आसपास होते हैं, जो ड्रॉपलेट के, सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उनके लिए है। अच्छा, जब सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी N95 की नहीं है। हमारी हॉस्पिटल में हमने गाइडलाइंस बनाई है, सारे जो हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं उनको N95 की जरूरत नहीं है।
इसलिए ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरे टाइप के मास्क होते हैं सर्जिकल मास्क, तो जो ऑर्डिनरी सर्जन जो पहनते हैं वो पेशेंट के आसपास जो काम करते हैं, हाउसकीपिंग वगैरह भी वो पहन सकते हैं वो मास्क। अच्छा। वो डिस्पोजेबल मास्क होता है, वो आपने एक दिन पहना और फिर फेंक दिया। पर आप घर में जो करते हैं वो ऑर्डिनरी कॉटन का बनाए हुए मास्क भी आप पहन सकते हैं, या ऑर्डिनरी मास्क जो इस तरह का होता है जो आप पोल्यूशन, एंटी पोल्यूशन के लिए पहनते हैं, वो भी ठीक है, वो रीयूजेबल मास्क होता है। कॉटन के मास्क आप धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्क का मेन चीज़ ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके पास नहीं है, इसलिए जो हाई एंड मास्क है वो आप कॉमन पब्लिक को ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी मास्क भी कॉटन का अपना बनाया हुआ है, वो आप पहन सकते हैं घर अब पे। एक बात आपसे हम यहाँ ये और समझना चाहेंगे, जो लोग अब पार्क में भी जा सकते हैं, दिल्ली की अगर हम बात करें या कहीं भी जहाँ इस तरह की अगर बंदिशें नहीं हैं, तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं या योग कर रहे हैं, अब ख़ास तौर पे घर से बाहर जाकर, तो क्या वो मास्क उस समय पहने या नहीं पहने? देखिए, आपके पास अगर आसपास लोग हैं तो मास्क पहनिए। ठीक। अगर आप अकेले ही हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी, हाँ, विगरस एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम है। अच्छा। फिर विगरस एक्सरसाइज आपको ऐसे भी इस टाइम तो इतना ठीक नहीं है, घर के अंदर कीजिए, बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। बाहर अगर अकेले बैठे हैं किसी पार्क में तब तो ठीक है, मास्क ना पहने तो चलेगा, लेकिन और लोग अगर हैं तो मास्क सबको पहनना चाहिए। जो डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ड्राइविंग करते हुए, पूरे दिन कहीं घूमते हुए N95 अगर मास्क पहनते हैं तो क्या उन्हें किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है? देखिए, N95 पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं और वो भी मरीज के चेहरे के आसपास कर रहे हैं जहाँ ड्रॉपलेट का रिस्क रहता है प्रोसीजर, तब तो N95 पहनिए, नहीं तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन N95 मास्क में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है ब्रीदिंग, जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो, इसलिए बाकी लोग, कॉमन पब्लिक को ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप अगर अकेले अपने कमरे में बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपनी गाड़ी अकेले चला रहे हैं तो मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटा सा जवाब और चाहूँगा मैं आपसे, ये जो अलग अलग तरह के मास्क हैं, सर्जिकल मास्क है, N95 या कॉटन का मास्क है, ये कितनी देर तक पहने जा सकते हैं? क्या ये रीयूज़ किए जा सकते हैं? क्या ये धोकर फिर से पहने जा सकते हैं? देखिए, ये सर्जिकल मास्क आता है वो तो नहीं रीयूज हो सकता, वो तो 6-8 use घंटे and इस्तेमाल throw है। कीजिए, अब वो तो फेंकना पड़ेगा। ठीक है, 7-8 घंटे पहन सकते हैं। ठीक। जो कॉटन के मास्क हैं वो आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। N95 मास्क है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ हाई एंड मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए ही है, जो उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं या सस्पेक्टेड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो अमेरिका में एक स्टडी आया था मैसाचुसेट्स में कि वो 20 बार उन्होंने रीयूज किया था स्टेरिलाइज करके। तो रीयूज से पहले स्टेरिलाइज किया। स्टेरिलाइज किया। वो आम लोग घर में नहीं कर सकते? वो आप घर में नहीं कर सकते, वो तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए या नर्सेस के लिए है। तो वो आप उसके तरीके हैं किस तरह उनको स्टेरिलाइज करना है, वो करते हैं तो वो ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो भी अच्छी है कि 5 मास्क इशू किए थे और हर रोज़ 1 मास्क पहनिए और छठे दिन आप ओरिजिनल मास्क पहनिए, उसमें स्टेरिलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है उनके हिसाब से। तो ये सब तरीके हैं, तो कुछ टाइम तो रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो अमेरिका में भी मैंने अपने मित्रों से पूछ रहा था कि उनकी भी बड़ी शॉर्टेज हो रही है N95 मास्क की। इसलिए अगर नंबर्स बड़े हैं तो हमें वो सोच समझ के यूज़ करना। किसी आम आदमी को तो ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोगों को किसी को ज़रूरत नहीं है N95 पहनने की। 1.3 बिलियन इंडियंस ने अगर N95 मास्क लगा दिया तो उतने तो साउथ एशिया में नहीं है मास्क। बिल्कुल ठीक। फिलहाल रवि हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। रवि जी, सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं बताइए। रवि जी, सवाल पूछिए। एक बड़ा टमाटर बहुत है। रवि जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सवाल पूछ लीजिए जल्दी। लगता है उनकी कुछ आवाजें तो आ रही हैं लेकिन शायद रवि जी की नहीं आ रही है। चलिए डॉक्टर चड्ढा, मैं आपसे यहाँ अब ये जानना चाहूँगा, जो डर को लेकर बात थी, एक समस्या इन दिनों में जो डॉक्टर गंगा खेड़कर ने शुरू में एक बात कही थी कि लोगों को बीमारी नहीं है लेकिन डर बहुत है। तो वो लोग जिनको थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है या जिनको हमेशा लगता है कि कहीं मैंने ये टेबल को छू दिया, कहीं किसी से मिल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि खतरा और डर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे मैं एक बात कर रहा था कि कुछ लोगों में
एक नर्वसनेस या एंजाइटी प्रोननेस या स्ट्रेस को फेस करने की एक क्षमता जो है थोड़ा आम लोगों से थोड़ा कम है जो और उनसे जैसे- कम है। हाँ हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग सेंसिटिव नेचर के हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, कोई भी स्ट्रेस हो उसको फेस कर लेते हैं, तो वो वेरिएशन वो एक नॉर्मल पार्ट है कि कुछ लोग मतलब इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जी। तो उसको जो फेस करने के लिए तरीका बेसिकली है कि आपको अपनी जो एक अपनी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रांग करना है और एंजाइटी को किया जा कम- सकता है उसे? हाँ, डेफिनेटली उसको कैसे जैसे बताइए? मैंने एक जनरली हम कैसे हैं कि एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं, जैसे एक मैं अभी एक हम अक्सर कहते हैं एक एक्सरसाइज इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट एंड एक्सरसाइज इज द बेस्ट एंटी एंजाइटी। जो माइल्ड एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, उसको रेगुलर एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्सरसाइज है, जो उसको कंट्रोल करती है। तो एक रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज का जो है वो हमेशा एंजाइटी को पिछले कंट्रोल 2 में महीने रखता तो है। लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे थे। नहीं, एक तो घर डर में- भी था और ऊपर से बाहर भी नहीं जा जी, पा जी। रहे थे। नहीं, घर के अंदर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग है जैसे मैंने बोला, तो ये चीज़ें तो आराम से की जा सकती हैं। जी। दूसरा है कि एक अपना रेगुलर रूटीन रखना है, रेगुलर की अपना सोने का, जागने का जो है कि रेगुलर आप जो भी आपके 7-8 घंटे सोने का टाइम है, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो भी है, तो उस रूटीन को आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तीसरा है कि खाने का अपना ध्यान रखें कि ये नहीं है कि आपने लंबे टाइम तक कुछ खाया नहीं, एक रूटीन जो है कि 3 या 4 मील्स का जो रेगुलर रूटीन है उसको आप मेंटेन रखिए। डर से भूख भी तो कम हो जाती है डॉक्टर साहब। डर से भूख कम होती है, पर वो पर वो रूटीन रखना बहुत जरूरी है कि उस रूटीन को आप डिस्टर्ब करेंगे तो है। और एक दूसरा है कि मादक पदार्थों से बचना है स्मोकिंग, तंबाकू, ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब से जो है कि अपने को दूर रखें, क्यों ये सब जो है कि एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इन सब और स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। ये स्ट्रेस को टेम्परेली आपको लगेगा कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए स्ट्रेस कम होगी, पर ओवरऑल ये स्ट्रेस को सब बढ़ाते हैं। एक छोटी सी बात आपसे और पूछ लूं मैं। बहुत से लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ओसीडी के शिकार होते हैं। वो वैसे ही बेचारे हाथ धो रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने यहाँ छू दिया, वहाँ छू दिया। अब ऐसे में तो सभी को लग रहा है कि ओसीडी हो गया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, हम जैसे लोगों को? जी, पहली चीज तो ओसीडी जो है ये ऐसी कॉमन बीमारी नहीं है। 1.5% 2% लगभग इसका प्रेवलेंस है, इसका यह है, ऐसी कॉमन बीमारी नहीं है। और यहाँ हम जो है ना एक उसके अंदर है कि आदमी हाथ धोता है, बार बार उसको लगता है कि मेरा हाथ साफ नहीं है, तो बार बार धोता है। तो यहाँ एक आपका हाथ धोने का एक पर्पस है कि आपको दिन में 4 या 5 बार या 6 बार जब भी आप घर से बाहर आते हैं या खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपने हाथ धोने हैं, और 1 मिनट जो ही उसमें 20-25 सेकेंड जो एक प्रोटोकॉल दिया गया है, तो वो हाथ धोना है उसके अंदर। तो वो एक आपका पर्पस है। ओसीडी में है कि दैट इज ए पर्पसलेस, कि अब आपको मालूम है कि हाथ धोना, मेरे हाथ साफ हो चुके हैं, फिर आपके मन में ध्यान आता है कि मेरा हाथ साफ नहीं, पूरी तरह से साफ नहीं है, फिर आप धोते हैं, तो उसको उसी एक्टिविटी को आप रिपीट करते हैं। इसमें आदमी जो हाथ धोने का है कि एक बार आपने हाथ धोए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप 3 घंटे 4 घंटे के गैप के बाद किसी वजह से आप हाथ धोएंगे, तो वो थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। और एक मैं एक खास चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि वो सारी मानसिक बीमारियों के लिए एप्लीकेबल है। इवन कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, या अगर किसी भी तरह की स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस किसी भी बीमारी को बढ़ा सकती है। स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है, एस्मा का अटैक भी प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो सेम वे स्ट्रेस जो है कि मेंटल इलनेसेस को भी बढ़ाने का उसमें रिस्क रहता है। तो डॉक्टर साहब, रोज तो इतनी चीजें, नई नई चीजें, कहीं किसी अखबार के हवाले से, कहीं किसी वेबसाइट के हवाले से ये चीजें आती हैं कि वायरस इतने घंटे जिंदा रहता है, फिर ये आता है कि नहीं ये तो और ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। तो रोज जब नई नई बातें आती हैं, लोगों का डरना तो स्वाभाविक है। लोगों को लगता है कि ठीक है ना डरो, अलग बात है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है लोगों को। नहीं, एक है इसमें रैशनल फियर और इरेशनल फियर। हाँ, अब अगर आपको फियर ही, डरेंगे नहीं तो आप प्रिकॉशन ही नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब आपने सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ये रैशनल फियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। चलिए, और फिलहाल एक दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा, हमें बताया जा रहा है फिलहाल वो टेलीफोन लाइन पर नहीं है। अच्छा, अब हमें बताया गया है कि वो आ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। तो ये आजकल कभी कभी तकनीकी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कभी वो फ़ोन पर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ से पूर्णेंद्र शायद इनका नाम है। पूर्णेंद्र जी, सवाल पूछें। हेलो जी जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक।
अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी जी हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था, पुणे शर्मा। हाँ जी, बोलिए बोलिए, जी, सवाल मेरा पूछ लीजिए। क्वेश्चन ये है सर कि अभी जैसे मौसम जब बदल रहा है, गर्मी के बाद बरसात आएगा, तो मैं ये जानना चाहता था सर कि ये बीमारी जो है गर्मी में रुकेगा, जैसे कि जो आ रहा था खबर की गर्मी में इसकी असर कम होगा, गर्मी के बाद की जो बरसात की सीजन है इसमें जो आएगा, इसमें जो फैलने के प्रभाव है लोगों को जो टेस्टिंग के जो आएगा, स्थिति आएगा, उसमें क्या इसको रोका जा सकता है? गर्मी का इसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दूसरा ये है सर कि लोग जो जनरली जो है अपने खान पान में क्या क्या चीज को ऐसा अपना विशेष रूप से सम्मिलित करे और क्या क्या चीज को अवॉइड करे, ताकि लोग जो है जनरली अपने बीच में ये चीज को जो है मास्क तो पहन रहे हैं और अपना हाथ धो रहे हैं, पर खाने पीने के साथ क्या क्या चीज ऐसा है जिसको अपना रूटीन में लाए। ठीक है, बिल्कुल। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेके क्या क्या विशेष सावधानी रखना चाहिए, ताकि उनको भी खाने पीने में क्या क्या विशेष चीज ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा नौबत ना आए कि बच्चे लोगों को भी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और यही महत्वपूर्ण सवाल हम पूछने जा रहे थे डॉक्टर यतीन मेहता से। डॉक्टर यतीन मेहता, पहला जो हिस्सा है वो तो भविष्यवाणी का है इनका, कि मतलब अगर ऐसा होगा तो फिर से क्या होगा। जी जी, फिर मौसम से क्या होगा, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, और उसके बाद जो खान पान को लेकर फिर उस पर जरा देखिए, मौसम का मैं उम्मीद करूं कि गर्मी की वजह से अगर वायरस मर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस कोई ज़्यादा इतना है नहीं। एक स्टडी मैंने देखा था उत्तर भारत में, जिसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी जब दोनों हुए तब वायरस का ग्रोथ थोड़ा कम था, लेकिन वो तो अभी दिल्ली में तो ड्राई, नॉर्थ इंडिया में तो पूरा ड्राई वेदर है अभी, तो वो कहना मुश्किल है कि गर्मी से वायरस मरेगा। उम्मीद करें कि मर जाए तो बहुत अच्छा है जी। खाने के बारे में जो है कि देखिए, गर्मी में सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। खाने में कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, पानी आपका ठीक नहीं है, बाहर का बाजार का आपने गंदे हाथों वाले गोलगप्पे खाए हैं तो पेट खराब हो गया आपका, उस सब रिस्क से फिर वायरस का भी इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन है। इसलिए नॉर्मल जो हाइजीनिक कंडीशंस आपको रखनी चाहिए गर्मी के टाइम में, वो नॉर्मल आप एक्सरसाइज कीजिए। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है कि इस वायरस की वजह से किसी को खाने में परहेज़ करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा खुला नहीं है जी, इसलिए मैं अपने बेटे को भी समझा रहा था कि वो प्रॉन खा रहा था। मैंने कहा प्रॉन और फिश तो दूर से आती है, बहुत दूर से आती है। कार्गो के प्लेन कैसे हैं और कितने घंटे लगते हैं कार वहाँ से आपके घर में आने में, इसलिए उसको पेट भी खराब हो गया था। तो ये मत खाइए। वेजिटेरियन डाइट ऐसे सेफ डाइट है, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह आप खाइए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाइए, कहीं डायरिया और गैस्ट्राइटिस हो गया तो और प्रॉब्लम है। मैंने एक दो सवाल आपके लिए पहले से तैयार करके रखे हुए थे कि ये खान पान पर जब बात होगी तो आपसे ज़रूर पूछूंगा मैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, लोग बहुत से ये जानना चाहते हैं आजकल, लोग शरबत, लस्सी, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बर्फ़ का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इस बीमारी में तो ज़्यादातर यही बातें आती हैं कि ज़ुकाम, नज़ला और बलगम, इस तरह की चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे आप, ये अवॉइड करें या रात को नहीं? अपने घर में अगर आप ये सब बना रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना चाहिए। पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो आप घर में आप नॉर्मली फ़िल्टर वाटर या बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो ऐसे कोई परहेज की कोई, लेकिन लस्सी या ठंडी कोई चीज़ें खाने पीने से अगर गला वाला ख़राब भी होता है तो घबराएं नहीं, कि मतलब ठीक है, गला ख़राब तो किसी का भी हो सकता है। हाँ, ऐसे कोई खास नहीं है। कूलर और एसी को लेकर कोई आप बात कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन ये है जी, तो कूलर लगाएंगे तो वो स्प्रेड करेगा। पर अगर कोई प्रॉब्लम, किसी को सारे घर में आपके लोग हेल्दी हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एसी या कूलर से। जी। डॉक्टर गंगाखेड़कर, एक बात अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाज़ार खुल रहे हैं, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, लोग खाना भी मंगा रहे हैं घर पर, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या हम जैसा कि लोगों का एक डर है, फिर वही डर की बात इसलिए आती है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब तक हम लॉकडाउन में थे तो शायद हम ज़्यादा सुरक्षित थे, अब जब खुल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, संक्रमण का खतरा तो, हम जितने लोग एक दूसरे से मिलेंगे वो अगर संख्या ज़्यादा हो गई तो ये तो जोखिम बढ़ गई कि बीमारी एक से दूसरे को लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जोखिम जो बढ़ गई है, ये बीमारी मुझे न लगे, दूसरे को न लगे, इसके लिए जो मैंने सावधानियां बरतना है
जी। वो तो मेरे हाथ में है। वो अगर मैं बरतता हूँ, दूसरे आदमी से जो मिलता है वो भी अगर उसी ढंग से रहता है जी। तो हमें तो उतना डर नहीं है। आप एक क्षण ऐसे सोचिए जी। कि आप जैसे आप बम्बई की बार बार बात आ रही है, चेन्नई की बार बार बात आती है, वहाँ घर छोटे हैं, वो घरों में इतने लोग रहते हैं, ये तो रिस्क बरकरार रहेगी। लेकिन हमने सावधानियां बरतना, ये संख्या आपको एकदम कम हुए नजर आएगी क्या? बम्बई और पूना और चेन्नई में एकदम तो कम नहीं होगी। जब तक कोई दवा नहीं निकलेगी, जब तक कोई वैक्सीन न निकले, संख्या की तरफ इतना ज़्यादा देख के कि यहाँ एकदम गिरावट दिखेगी, गिरावट नहीं दिखेगी। शुरू में आपको जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हम में भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये जो स्ट्रैटेजीज हम बार बार बोल रहे हैं कि सेफ डिस्टेंस रखिए, मास्क रखिए, इधर उधर हाथ मत लगाइए, हाथ साफ रखिए, ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो न पालने वाले लोगों की भी तादाद थोड़ी सी रहेगी और उनकी वजह से ये फैलने का डर रहेगा। सबसे अच्छी बात, हम खुद को सेफ रखें, खुद के बिहेवियर से। हम दूसरा जो सामने मिल रहे हैं वो अगर सही किस्म का आदमी है तो उसी से मिलिए, नहीं तो उसको बोलिए तू मास्क लगा क्या, फिर तेरे नजदीक आता तो दूर से प्रणाम करिए, थोड़ा दूर से प्रणाम करिए, वही क्या है प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नवल कुमार वर्मा फिर से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर वर्मा, फिर से आपका स्वागत। और आप जो अपनी बात रख रहे थे, जो आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी बताइए। आयुष मंत्रालय जो टास्क फोर्स है, उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स प्रोफिलैक्टिक स्टडीज के लिए और एड ऑन इंटरवेंशन के लिए हम तैयार सुन किए। नहीं पा रहे फिर से डॉक्टर जी। अब आवाज आई, अब आई। क्लियर आ रही है? बिल्कुल बढ़िया सुन रहे हैं जी, बताइए। धन्यवाद। प्रोफिलैक्टिक वो होता है कि जब हम किसी को दें उसको इन्फेक्शन ना हो जी, या उसकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, तो ऐसे 4 दवाइयां जैसे अश्वगंधा, पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है आयुष 64, इनके ट्रायल्स की परमिशन मिली है बड़े मास लेवल पे। लाखों लोगों की टेस्टिंग होगी और ये जांचने की कोशिश की जाएगी जी। ये CSIR के साथ मिलकर हमारा मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री और टेक्निकल सपोर्ट ICMR से मिलकर ये सारा काम हो रहा है। तो इससे मास लेवल पे ये पता लग जाएगा कि हमारे जो आयुष के एज ओल्ड फॉर्मुलेशंस हैं, फार्मूले हैं, वो हमारे कितने इफेक्टिव इस कोविड के दौरान हमारी कम्युनिटी पे रहे। ये कब तक हमें मालूम हो जाएगा? कब तक आप इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे? आपका सब कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं अभी बिना, जैसे सर ने बताया, बिना प्रॉपर रिसर्च पेपर निकले, बिना प्रॉपर स्टडीज के कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। तो लेकिन नतीजे अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो एज ओल्ड चीजें हैं और आजमाई हुई चीजें। ठीक। डॉक्टर नवल वर्मा, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और समय को देखते हुए मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी कुछ और बातें भी समझ ली जाएं। डॉक्टर चड्ढा जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस वक्त में, ख़ास तौर पे तब जबकि दोनों ही बातें उनके मन में हैं? कुछ लोग अभी भी घर पर ही रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बाहर निकलें बेकार में तो क्यों खतरे को मोल लें, और दूसरी तरफ वो जिनको बाहर जाना है, जिनको काम भी करना है, दोनों के लिए आपके पास क्या सलाह है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो प्रिकॉशंस हैं जी, जनरल प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कि आप मास्क रखेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। दूसरी चीज़ है कि अपना रेगुलर रूटीन रखें। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा है जो आगे भी होते रहे हैं, इस तरह की बीमारियां होती रही हैं और ये हाईली इन्फेक्शियस है। तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है, तो उसका ध्यान जो है कि जनरल कॉमन प्रिकॉशंस रखनी है और डरना नहीं है इससे। जो डर है, डर तो अगर एक नॉर्मल डर है जो वो रखना है कि मतलब कि डर की वजह से आपने प्रिकॉशंस रखनी है, ध्यान रखना है, एक परहेज जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। और अगर आपको किसी कारण से क्वारंटीन या आइसोलेशन होना पड़ता है तो उसमें अपना एक रेगुलर रूटीन रखिए।
रेगुलर रूटीन की समय पर सोइए, समय पे जागिए, खाने का ध्यान रखें, सोशल कांटेक्ट अपना जो फैमिली से कांटेक्ट रखें जी। एक और खास चीज़ है कि अगर जी। बच्चों को तकलीफ हो जाती है तो बच्चों में और भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे से आप सोशल कांटेक्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं जी। है कि बच्चे के साथ आपने बातचीत करनी है, उसको समझाना भी है, तो बच्चे को एक कॉशन रखना ज़रूरी है। पर वहाँ भी अपना एक जो है कि अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है, अपना मास्क रखिए, बच्चे पर भी मास्क रखिए, ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। जी, समय लगभग समाप्त हो गया। मैं चाहूँगा अगर दो वाक्यों में आप ख़ास तौर पे डॉक्टर मेहता जो अब ट्रैवल करेंगे जो लोग, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रैवल करेंगे या ट्रेन में या फ्लाइट में जी, आप वो सारा जो उनकी गाइडलाइंस है वो फॉलो कीजिए। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और अगर शील्ड की ज़रूरत हो तो शील्ड पहनिए। कुछ खाना पीना नहीं है फ्लाइट में, और शॉर्ट फ्लाइट में जाइए तभी जब ज़रूरी बिल्कुल ज़रूरी है तभी ट्रैवल कीजिए। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, आज की जो पूरी बात जो चर्चा में आपने रखी वो डर और सावधानी, तो बिल्कुल क्लियर कट करते हो क्या कहना चाहेंगे 2 वाक्यों में? 2 वाक्यों में तो कठिन जाएगा। 3 मुझे में मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा, शाम को खेलते थे, रात कब हो रही पता नहीं चलता था, बहुत छोटा था जब जी, और किसी ने डर बिठा दिया दिल में कि यहाँ से जब नीचे जाएगा ना अंधेरे में तो भूत आएगा पकड़ के लेके जाएगा। इसलिए दौड़ते निकलते थे, गिरते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो भूत तो था नहीं। स्लो चले तो गिरेंगे नहीं। ठीक, ये सीख जो थी आज सिर्फ थोड़ी सीखना है, वो मास्क पहने, सेफ डिस्टेंस रखें। बहुत धन्यवाद आप तीनों डॉक्टर्स का और डॉक्टर नवल का भी, और तमाम दर्शकों का जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। हम कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले एक शेर शहबाज ख्वाजा का कि सफ़र का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। धन्यवाद, नमस्कार।